गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की थ्योरी पार्ट की 5th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे जो रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। एक्सटर्नल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैंने आपको क्लास में भी बताया है और मैं आपको ग्रुप पे भी अपडेट देता रहता हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आज जो हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये है कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन एंड आल्सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करें उन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जो रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि पहले हम रिसर्च डिज़ाइन बताते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो द फ्रेमवर्क डेवलप टू कंट्रोल द कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। जो फ्रेमवर्क जो अपने किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया जाता है उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है जो कि हम जो भी कलेक्शन करते हैं डाटा का उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक डेवलप्ड फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिससे हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन एंड एब्सोल्यूट एसेंशियली इन रिसर्च irrespective of the type of research, exploratory and descriptive, as it ensures that the data collected is appropriate, economical and accurate. This also ensures that the research report conducted is effectively and efficiently done. रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एब्सोल्यूट है और ये हमारे रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होती है और इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को लेते हैं जो कि एक्सप्लोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव है। मतलब रिसर्च डिज़ाइन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और हम उससे ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हैं, इकोनॉमिकल और एक्यूरेट हैं, ठीक है। और उससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम रिसर्च रिपोर्ट या प्रोजेक्ट कंडक्ट करने वाले हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली डन होने वाली है, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या हुआ यहाँ पे? तो रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क है जो कि कलेक्शन ऑफ डाटा को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया जाता है और रिसर्च डिज़ाइन है वो एक एब्सोल्यूट चीज़ है और उसको रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रिगार्डिंग। और उसके अंदर हम जो रिसर्च डिज़ाइन के लिए जो हम मेन जो चीज़ हम रिसर्च के लिए लेते हैं वो उसके टाइप्स को लेते हैं कि हम कौन सी तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं। और उससे क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से और उनको एक्यूरेट करते हैं। और जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे वो हमारी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली डन होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन की। पहला है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए कंसेप्ट विच कैन टेक ऑन डिफरेंट क्वांटिटिव वैल्यूज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। जो कंसेप्ट किसी डिफरेंट क्वांटिटिव वैल्यूज़ को बताती है वो क्या होती हैं? वेरिएबल्स। As such, the concepts like weight, height, income are the examples of variables. जैसे कि अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो जैसे वेट, हाइट और इनकम ये सब क्या है? एक तरीके के वेरिएबल्स है क्योंकि ये अपनी एक कोई क्वांटिटी वैल्यू बताते हैं, ठीक है। क्वांटिटी वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस। जो क्वांटिटी वैल्यू है वो दो तरीके से होती है, कंटिन्यूस होती है और दूसरी होती है नॉन कंटिन्यूस। एज इज़ एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। एज क्या है? हमारी कंटिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि एज हमारी क्या होती रहती है? हर साल इंक्रीज होती रहती है, तो ये कंटिन्यूस में चलती रहती है। बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस के नंबर की तो वो नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। जैसे किसी के एक बच्चे हैं, किसी के दो बच्चे हैं, कोई सोचता है कि हम एक ही बच्चा करें, कोई सोचता है हम दो बच्चे करें, तो वो क्या है? उस पर एक कंटिन्यूस चीज़ को स्टॉप लगा के हम उसको क्या करते हैं? नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। क्योंकि जो नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक क्वांटिटी वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एज की हम जब बात करते हैं तो एज क्या है? हर ईयर क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो हर किसी इंसान की जो एज होती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल में डिफाइन होती है। इफ़ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो वो क्या है? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड द वेरिएबल दैट इज एंटीसीडेंट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जब कोई एक वेरिएबल दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड ना हो, मीन्स एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट मीन्स क्या होता है? जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब कोई एक वेरिएबल है, उसके ऊपर दूसरा जो डिपेंडेंट, मतलब जो उससे एकदम डिपेंडेंट है और वो उस पर क्या नहीं है, एंटीसीडेंट है, मीन्स डिपेंड नहीं है, तो वो जो वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है। तो डिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो जो वेरिएबल जो एक दूसरे से डिपेंडेंट थे तो वो किसी एक कंडीशन के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटीसीडेंट हो जाते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे पे कभी कभी डिपेंड नहीं करते, तो वो उस कंडीशन में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंडीशन में आते हैं। जैसे अब मैं इसको एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको कि इफ़ वी से दैट हाइट डिपेंड्स अपॉन एज, जो हाइट जो है वो किस पे डिपेंड है, एज पे। ठीक है, तो हाइट क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने ये माना कि हाइट है जो वो एज पे डिपेंड है, कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होएगी आपकी हाइट भी इंक्रीज़ होएगी। तो हाइट क्या किस पे डिपेंड हो गई, एज पे, क्योंकि एज आपकी जब इंक्रीज़ होएगी तो हाइट आपकी इंक्रीज़ होएगी। तो लेकिन हमने यहाँ पे हाइट क्या मानी है, क्योंकि हाइट किस पे डिपेंड है, एज पे। ठीक है, लेकिन है तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तो एज यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों डिपेंडेंट है लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से हाइट से डिपेंड नहीं है। मतलब कि किसी की एज अगर 30 साल की है तो हम उसकी ये नहीं मानेंगे कि वो 5 या 5.5 फुट का हो सकता है, वो 4 फुट का भी हो सकता है और कम हाइट का भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो मीन्स हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी और एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एक्सटेनियस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टर्म्ड एज extraneous variables. Suppose the researcher wants to test the hypothesis that there is a relationship between children's gains in social studies achievement and their self-concept. In this, self-concept is an independent variable and social study achievement is a dependent variable. Intelligence may as well affect the social studies achievement, but since it is not related to the purpose of the study undertaken by the researcher, it will be termed as extraneous variable. अब extraneous variable क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रिलेट नहीं होते किसी स्टडी के पर्पस के लिए और वो किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट करते हैं, वो होते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल। दोबारा मैं बता देता हूँ एक्सटेनियस वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि किसी स्टडी के पर्पस में काम नहीं आते लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटेनियस वेरिएबल्स। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ लिया है कि एक रिसर्चर चाहता है कि वो एक हाइपोथेसिस टेस्ट करे जो कि रिलेशनशिप बताता है कि चिल्ड्रन के जो मार्क्स हैं, है ना, सोशल स्टडीज़ के अंदर जो मार्क्स है वो कितने गेन कर रहे हैं, उनका अचीवमेंट कितना हो रहा है और साथ साथ उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और सोशल स्टडी अचीवमेंट क्या है, डिपेंडेंट, कि अगर जब तक उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो अच्छे मार्क्स सोशल स्टडीज़ में नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस की बात जो हम बात करेंगे तो वो अफेक्ट कर रही है सोशल स्टडीज़ के अचीवमेंट पे। अगर सोशल स्टडीज़ के अंदर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा अचीवमेंट नहीं ला सकता, तो उसकी इंटेलिजेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है और तो वो सोशल स्टडीज़ में अच्छे अचीवमेंट अच्छे गेन कर सकता है, तो वो क्या है, उसकी इंटेलिजेंसी ज़्यादा होगी। बट सिंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ द स्टडी ऑफ अंडरटेकन बाय द रिसर्चर, तो लेकिन ये जो स्टडी हमने की है कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जो बच्चे सोशल स्टडीज़ में अचीवमेंट लेते हैं या मार्क्स गेन करते हैं और उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यहाँ किया है, तो रिसर्चर क्या करता है, इसके पर्पज़ के लिए ये चीज़ नहीं लेता कि वो उसकी इंटेलिजेंसी को इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। हम सिर्फ वहाँ लेंगे कि जो बच्चे का अचीवमेंट है और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो दोनों के रिलेशन किस तरीके के हैं। ठीक है, तो मीन जो जैसे इंटेलिजेंस जो चीज़ है वो इंटेलिजेंस क्या है, हमारी एक डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो के, मतलब कि वो एक हमारी एक्सटर्नल वेरिएबल है जो कि रिसर्चर में काम नहीं आती है। तो स्टडी के अंदर रिसर्चर वो एक्सटर्नल वेरिएबल काम में नहीं लेगा और जिस तरीके के वेरिएबल वो अपने रिसर्च के अंदर काम नहीं लेता है उनको हम एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। तीसरा है कंट्रोल।
One most characteristics of a good research design is to minimize the influence or effect of extraneous variables. The technical term control is used when we design the study minimizing the effects of extraneous independent variables. कंट्रोल का मतलब यहाँ क्या है कि जो गुड रिसर्च डिज़ाइन की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स के इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करे। अगर हम टेक्निकल टर्म में कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको उस तरीके से यूज़ करेंगे जब हम कोई रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें हम जो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर, तो उसका मतलब होएगा कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। व्हेन अ प्रिडिक्शन और ए हाइपोथेसाइज्ड relationship is to be tested by scientific method is termed as the research hypothesis. The research hypothesis is a predictive statement that relates an independent variables to a dependent variables. रिसर्च हाइपोथेसिस का है ये रिसर्च हाइपोथेसिस एक तरीके की प्रिडिक्शन होती है और एक हाइपोथेसिस रिलेशन होता है जिसको हम टेस्टेड करते हैं एक साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिलेट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। व्हेन द पर्पज ऑफ रिसर्च टू टेस्ट अ रिसर्च हाइपोथेसिस टर्म्ड एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इट कैन बी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रिसर्च in which the independent variable is manipulated is termed as experimental hypothesis testing research, and a research in which an independent variable is not manipulated is called non-experimental hypothesis testing research. तो जो हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, उसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई रिसर्च के पर्पस के लिए जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो वो कौन सी क्या होती है, वो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च होती है। जब हम कोई रिसर्च के पर्पस के लिए कोई हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारी क्या हो गई हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। लेकिन हम जब कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहे हैं या नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तो उसके अंदर जो रिसर्च है उसके अंदर जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, है ना, मतलब कि जब हम रिसर्च के अंदर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। और जब हम रिसर्च के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को नॉन मैनिपुलेटेड कर रहे हैं, मींस उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तब वो होती है एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। और जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपनी रिसर्च के अंदर मैनिपुलेट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, तो वो हमारी होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। इन एन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेटिक टेस्टिंग रिसर्च, व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज टू यूजुअल कंडीशन इट इज टर्म्ड एज कंट्रोल ग्रुप, बट व्हेन द ग्रुप इज एक्सपोज टू सम नोवल और स्पेशल कंडीशन इट इज टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब यहाँ हम समझेंगे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं। तो जब हम किसी रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च करते हैं तो जो ग्रुप हम एक्सपोज करते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उनको हम कंट्रोल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उस ग्रुप को एक्सपोज ना करके उसको किसी नोवल या स्पेशल कंडीशन से डिफाइन करते हैं तो वो हमारे होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जिस ग्रुप को हम एक्सपोज कर रहे हैं लेकिन हम उसके अंदर कोई कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे होंगे कंट्रोल ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रुप को एक्सपोज कर रहे हैं किसी नॉवल और कोई स्पेशल कंडीशन के लिए तो वो हमारे हो जाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट वो है ट्रीटमेंट्स। द डिफरेंट कंडीशन अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट आर यूजुअली रेफर्ड एज treatments. Similarly, if we want to determine through an experiment the comparative impact of three varieties of fertilizers on the yield of wheat, in that case the three varieties of fertilizers will be treated as three treatments. अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की तो जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर, तो उनको जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम उनको ट्रीटमेंट्स। जो डिफरेंट कंडीशंस किसी एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर होती हैं उनको हम ट्रीटमेंट्स कहते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हम किसी एक्सपेरिमेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट को कि जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वीट को ईल्ड करने के लिए, उगाने के लिए, है ना, जिस फर्टिलाइजर्स की वैराइटीज़ को हम उसके कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट के लिए वीट
को इंक्रीज़ करने के लिए जो वैरायटीज़ हम फर्टिलाइजर्स की यूज़ करते हैं, उस केस के अंदर हम जो 3 वैरायटी फर्टिलाइजर्स की यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, ट्रीटमेंट्स होंगे, क्योंकि वो हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, और एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर कोई डिफरेंट कंडीशंस आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट्स। तो ईल्ड को बढ़ाने के लिए हमने किसका सहारा लिया, 3 वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स का, जिससे हमारी जो क्या है वो हमारे रिसर्च के अंदर एक ट्रीटमेंट की तरह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रॉब्लम इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम जो ट्रूथ है, जो सच है, उसको एग्जामिन करते हैं, जो कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस से रिलेटेड होता है, और वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस है जो कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस के ट्रुथ को एग्जामिन करने के काम आता है, जो कि रिलेट होता है किसी रिसर्च प्रॉब्लम से, जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है वो पढ़ा, और रिसर्च डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करते हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।